हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी पाठों की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के सत्र में हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की पहली इकाई का 5वां पाठ, जिसका नाम है मधुबन। क्या नाम है? मधुबन। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक है अनुराग वर्मा। दोस्तों, ये एक साक्षात्कार भी है, इसलिए इसके साक्षात्कारकर्ता है अनुराग वर्मा। तो चलिए दोस्तों, लेखक साक्षात्कारकर्ता का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे इस प्रकार। साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। ऐसे साक्षात्कारकर्ता अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल मात्रा में लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाही है। इतना ही नहीं तो आपकी भाषा सरल एवं आशय संपन्न भी है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। तो दोस्तों, यह था संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में पाठ या जो ये गद्य है या फिर जो ये साक्षात्कार है, इससे संबंधित प्रस्तावना, विषय प्रवेश इस प्रकार। प्रस्तुत पाठ मधुबन सुप्रसिद्ध साक्षात्कारकर्ता अनुराग वर्मा जी द्वारा लिखित साक्षात्कार है। इस पाठ में सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली, उनका बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, लौकिक पारलौकिक प्रेम, उनकी शिक्षा दीक्षा, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। और हाँ दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने भी पूछे हुए प्रश्नों को बड़े बेबाकी से, मतलब न डरते हुए, घबराते हुए उत्तर दिए हैं। तो दोस्तों, यह थी प्रस्तावना। अब अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत पाठ या साक्षात्कार के पंक्तियों का अर्थात पूछे गए प्रश्न और दिए गए उत्तर का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ, मुहावरों के अर्थ, साथ ही साथ साक्षात्कार के पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब स्पष्टीकरण संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं के पहली इकाई का 5वां पाठ, जिसका नाम है मधुबन। क्या नाम है दोस्तों? मधुबन। जो साक्षात्कार है, जिसे लेखक साक्षात्कारकर्ता अनुराग वर्मा जी ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों, प्रस्तुत साक्षात्कार का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, यदि आप कक्षा 8वीं की हिंदी की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा। तो चलिए दोस्तों, आप अब पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 11 जो है वह खोल के रखेंगे। इसमें पहली इकाई का यह जो साक्षात्कार वाला जो पाठ है नंबर 5 पर, जिसका नाम है मधुबन, जिसे लेखन किया है अनुराग वर्मा जी ने। तो इसमें सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ, सुबह का समय था, ये लाइन से लेकर तो हेतु आया था, ये लाइन तक का पहले
मुखर वाचन करते हैं वह इस प्रकार। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग वर्मा जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। स्टेशन मतलब जहाँ रेलगाड़ी आकर रुकती है, यात्री उतरते हैं, चढ़ते हैं, ऐसा स्थान या जगह। निवास का मतलब घर या भवन या जहाँ रहते हैं वह स्थान या जगह। रफ्तार मतलब तेजी, तय होना मतलब निश्चित होना या पक्का होना। उत्सव मतलब त्योहार। संगोष्ठियाँ मतलब किसी विषय पर विशेषज्ञ का चर्चा सत्र। सम्मेलन मतलब कार्यक्रम। निकट मतलब करीब। मुलाकात मतलब भेंट। अवसर मतलब मौका या संधि। दिमाग मतलब भेजा या मस्तिष्क। ज्वार मतलब उफान। और दोस्तों, ज्वार उठना मतलब विचारों की हलचल। तमाम मतलब सभी। साहस मतलब हिम्मत। घंटी मतलब बेल। ड्राइंग रूम मतलब घर में जो पहला हॉल है उसे ड्राइंग रूम कहा जाता है। हेतु मतलब उद्देश्य। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब सुबह का समय था, ये लाइन से लेकर तो हेतु आया था, ये लाइन तक का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण इस प्रकार। प्रस्तुत पाठ मधुबन में खुद साक्षात्कारकर्ता भी है। ऐसे लेखक अनुराग वर्मा जी कहते हैं, सुबह सुबह का मंगलमय वातावरण था। जिनका साक्षात्कार लेना था, जिनसे मुलाकात अर्थात भेंट करनी थी, ऐसे सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जो प्रयाग स्टेशन अर्थात जहाँ गाड़ी विशेषकर रेलगाड़ी आकर रुकती है, यात्री चढ़ते उतरते हैं, ऐसे स्थान पर स्थित निवास मतलब घर, जिसका नाम था मधुबन की ओर रफ्तार से अर्थात तेजी से चले जा रहे थे, क्योंकि सुबह 10 बजे मिलने का समय तय हुआ था, निश्चित हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर समय को बड़ा महत्व दिया गया है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी और अनुराग वर्मा जी दोनों ही समय के बड़े पाबंद थे और होना भी चाहिए, तब जाकर जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं या अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर साहब राम कुमार वर्मा जी को विभिन्न अर्थात अनेक उत्सवों में मतलब त्योहारों में देखा था, अनेक संगोष्ठियों में मतलब किसी विषय पर विशेषज्ञों का जो चर्चा सत्र आयोजित होता था उसमें भी उनको देखा था। इतना ही नहीं तो जो विभिन्न सम्मेलन अर्थात कार्यक्रम आयोजित होते थे उसमें भी कई बार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को देखा था, अर्थात दूर से कई बार उनको देखा था, परंतु साक्षात्कार के माध्यम से इतने निकट से मतलब करीब से मुलाकात करने का, भेंट करने का यह मेरा पहला अवसर था, अर्थात पहला मौका था, पहली संधि थी। मेरे दिमाग में मतलब मस्तिष्क में भेजे में विभिन्न अनेक विचारों का ज्वार मतलब उफान उठ रहा था, ज्वार उठ रहा था, अर्थात विचारों की हलचल दिमाग में चल रही थी। जैसे कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, अच्छे तो होंगे ना डॉक्टर साहब, और हाँ कैसा व्यवहार होगा डॉक्टर साहब का। जैसे साहित्य मनीषिका अर्थात विद्वान का आदि तमाम सभी उठते बैठते विचारों का, हलचलों का मस्तिष्क अर्थात दिमाग में लेकर अनुराग वर्मा जी अर्थात साक्षात्कारकर्ता डॉक्टर साहब के निवास स्थान मतलब उनका जो घर था मधुबन, वहाँ पर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया। दोस्तों, दरवाजे के पास आकर खड़े हुए, देखा तो दरवाजा बंद था। उन्होंने काफी साहस मतलब हिम्मत करते हुए दरवाजे पर लगी कॉल बेल अर्थात घंटी बेल बजाई। हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी कई बार ऐसा अनुभव आया होगा कि आप किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर गए होंगे और दरवाजे पर लगी कॉल बेल या घंटी या जिसे हम बेल भी कहते हैं उसका बटन दबाया होगा, जिससे घर के अंदर के रिश्तेदार या मित्रों को पता चल जाता है कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। या कभी कभी ऑफिस अर्थात दफ्तर कार्यालय में भी नौकर या सिपाही को बुलाने के लिए साहब के टेबल पर बेल होती है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अनुराग वर्मा जी ने भी ऐसी ही दरवाजे पर लगी घंटी बजाई, बेल बजाई, जिसे सुनकर सबसे पहले घर का नौकर बाहर निकला और पूछ लेता है कि क्या आप ही अनुराग जी हैं। जैसे कि घर के नौकर को भी पता था कि आज साक्षात्कार लेने अनुराग जी आने वाले हैं। उत्तर में नौकर को कहते हैं, हाँ जी, मैं ही अनुराग जी हूँ। नौकर ने उनको ड्राइंग रूम में मतलब घर में जो पहला हॉल है वहाँ बिठाया और यह कहते हुए वहाँ से चले गए कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बस डॉक्टर साहब आ ही रहे हैं। इतने में तो डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। घर पर आए हुए मेहमानों का आदर करना हमारी भारतीय संस्कृति है, इसलिए डॉक्टर साहब आदर के साथ पूछते हैं, अनुराग जी कैसे आना हुआ। अनुराग जी उत्तर देते हैं, डॉक्टर साहब कुछ ऐसे प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उन प्रसंगों से आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली उनकी जानकारी
प्राप्त करने हेतु से, मतलब उनकी जानकारी जानने के लिए या वह जानकारी जानने के उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। अर्थात अनुराग वर्मा जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग आपके विचार पाठकों तक, वाचक वर्ग तक पहुंचाने के लिए, आपको चाहने वाले लोगों तक आपकी यह सारी जानकारी पहुंचाने के लिए साक्षात्कार लेने के लिए आया हूं, मुलाकात लेने के लिए आया हूं। तो दोस्तों, यह था सरल अर्थ स्पष्टीकरण। अब दोस्तों, आगे के टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 11 पर जो पहला सवाल पूछा है, जैसे कि लाइन है, प्रश्न, डॉक्टर साहब, ये लाइन से लेकर तो मंगलाचरण था, ये लाइन तक का मुखरवाचन करते हैं। वह इस प्रकार, प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। उत्तर, डॉक्टर साहब यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं दोस्तों। उत्तर, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर के मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माइकलाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी की नौकरी की बात कहीं पर, पिताजी की बात लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। तो दोस्तों, यह था मुखरवाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, काव्य रचना मतलब कविता, अंतरंग मतलब अंदर या भीतर, पहलू मतलब दृष्टिकोण, मोड़ मतलब बदल, अंध व्यवस्था मतलब अन्याय या अत्याचारी व्यवस्था,
विद्रोह मतलब क्रांति या बदलाव, उदित होना मतलब उत्पन्न होना या जन्म हुआ, असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग न करना, पारिवारिक मतलब घर में, सामाजिक मतलब समाज में, व्यवधान मतलब बाधा, तालीम मतलब सीखना, नुस्खा मतलब उपाय या उक्ति, माई का लाल मतलब माँ का बेटा, सकते में आना मतलब घबरा जाना, अजीज मतलब अचरज, डिप्टी कलेक्टर मतलब उप जिला अधिकारी। हर जिले में दोस्तों जिला अधिकारी और उनकी सहायता करने वाले उप जिला अधिकारी भी होते हैं। तो यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर दिया है इसलिए उप जिला अधिकारी, और सिर्फ कलेक्टर यदि ऐसा दिया जाता है तो जिला अधिकारी कहा जाता है। तो यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर शब्द आया हुआ है जो उप जिला अधिकारी है। विद्रोह मतलब क्रांति, आदेश मतलब आज्ञा, प्रभात फेरी मतलब प्रचार के लिए दल बांधकर सुबह नारे लगाना, मंगलाचरण मतलब अच्छी शुरुआत या मंगलमय शुरुआत या शुभ कार्य के लिए मांगलिक आचरण। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इसमें इन पंक्तियों का, जैसे कि ये जो सवाल पूछा है प्रश्न डॉक्टर साहब, इस लाइन से लेकर तो मंगलाचरण था ये लाइन तक का सरल अर्थ स्पष्टीकरण इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में साक्षात्कारकर्ता अनुराग वर्मा जी ने सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को पहला प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर साहब, आपको काव्य रचना की मतलब कविता करने की, कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे प्राप्त हुई? और हाँ डॉक्टर साहब, कविता करते या लिखते समय आपको कौन कौन से अनुभव आए? उसमें से कोई ऐसा प्रसंग या अनुभव बताने का कष्ट कीजिए जिससे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को मतलब भीतर के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो या बदलाव आया हो। दोस्तों, अनुराग वर्मा जी ने पूछे हुए सवाल या प्रश्न को साक्षात्कार देने वाले सुप्रसिद्ध लेखक कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जवाब देते हैं, उत्तर देते हुए कहते हैं कि अनुराग जी, सबसे पहले तो मेरे जीवन में मैंने देखा कि समाज में अंधकार फैला हुआ था, पूरी समाज व्यवस्था अंधी थी, मतलब समाज में अन्याय, अत्याचार आदि बातों के प्रति विद्रोह अर्थात क्रांति, बदलाव लाने की बात मन में अपने आप उदित हुई, अर्थात क्रांति लाने की बात का मन में जन्म हुआ। सन 1921 में जब मैं सिर्फ 15.5 साल का बच्चा था, उसी समय अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, मतलब राष्ट्र का नुकसान हो ऐसे किसी भी कार्य में सहयोग न देने वाला जो असहयोग आंदोलन था, उसमें पारिवारिक और सामाजिक व्यवधानों अर्थात बाधाओं से, अड़चनों से संघर्ष करते हुए हिस्सा लिया, सहभागी हुआ। उसका उदाहरण देते हुए डॉक्टर साहब आगे कहते हैं, उस समय स्कूल अर्थात विद्यालय छोड़ने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे समय मैं जब मध्य प्रदेश अर्थात एमपी के नरसिंहपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके प्रमुख अतिथि मौलाना शौकत अली साहब थे,
उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को जागृत करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज की तालीम मतलब शिक्षा देश को और देशवासियों को गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, अर्थात उपाय है, उक्ति है। शौकत अली साहब अपनी आवाज को और तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माइकलाल, है कोई माइकलाल, मतलब है कोई ऐसा बेटा जिसने अपनी मां का दूध पिया हो, जो कह दे कि मैं स्कूल अर्थात पाठशाला नहीं जाऊंगा। तब शौकत अली साहब की बात से, उनके भाषण से मैं इतना प्रेरित हुआ कि मैंने अपनी मां के आगे बड़ी ही श्रद्धा के साथ स्कूल अर्थात विद्यालय न जाने की घोषणा कर दी। मेरी घोषणा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के साथ मेरे परिवार वाले सकते में आ गए, अर्थात घबरा गए, डर गए, क्योंकि उसके पीछे एक अजीब मतलब अचरज करने वाली बात ऐसी थी कि उन दिनों मेरे पिताजी एक डिप्टी कलेक्टर थे, अर्थात जिले के उप जिलाधिकारी थे। अंग्रेजों के शासन में कोई सरकारी अफसर का बेटा लड़का अंग्रेजों के शासन के खिलाफ विद्रोह अर्थात क्रांति करना मतलब पिताजी के डिप्टी कलेक्टर अर्थात उप जिला अधिकारी की नौकरी से हाथ धोना था, अर्थात पिताजी की नौकरी जा सकती है, ऐसे लोगों ने समझाया। लेकिन मैं पक्के इरादे से घर से निकल पड़ा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन महात्मा गांधी जी के आदेश अर्थात आज्ञा का पालन करके ही रहेंगे। इस प्रकार सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में सर्वप्रथम मैंने सत्य और देश के लिए विद्रोह किया, अर्थात क्रांति की। राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर नगर में प्रभात फेरी भी करता था, मतलब प्रचार के लिए दल बांधकर सुबह नगर में गली मोहल्ले में नारे भी लगाता था। यह सन 1921 की बात है अनुराग जी, ये सन 1921 की बात है अनुराग जी। और हाँ, इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी, वही मेरी कविता लेखन का मंगलाचरण भी था, अर्थात अच्छी शुरुआत थी, कविता के शुभ कार्य का मंगलाचरण भी था। इस प्रकार पहला सवाल है वह संपन्न होता है। अब साक्षात्कार में आगे अनुराग जी ने डॉक्टर साहब को पूछा हुआ दूसरा सवाल और उसका जवाब सुनते हैं दोस्तों, समझते हैं अगले टॉपिक में। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 11 उसके ऊपर जो लाइन है मतलब दूसरा सवाल भी है दोस्तों, वह इस प्रकार। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश, इस लाइन से लेकर तो पुनः सवाल किया। फिर से एक बार लाइन देखिए दोस्तों, ये प्रश्न दूसरा है। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश, ये लाइन से लेकर तो पुनः सवाल किया, ये लाइन तक सबसे पहले हम मुखर वाचन करते हैं, वह इस प्रकार। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? अब यहां पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी उत्तर दे रहे हैं। उत्तर, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि
उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ दोस्तों सुनिए। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ: विश्वविद्यालय मतलब विद्यापीठ, विश्वविद्यालय मतलब विद्यापीठ। इंटर की परीक्षा मतलब पदवी पूर्व परीक्षा। हेतु मतलब उद्देश्य। एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट या स्नातकोत्तर। अतीत मतलब भूतकाल। खो जाना मतलब डूब जाना। खो जाना मतलब क्या? डूब जाना। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। दोस्तों, अब ये जो पंक्तियां हैं, प्रश्न डॉक्टर, ये जो पंक्तियां दोस्तों, प्रश्न आप मध्य प्रदेश यहाँ से लेकर तो पुनः सवाल किया, यहाँ तक का पैराग्राफ का सरल अर्थ स्पष्टीकरण समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में साक्षात्कारकर्ता अनुराग जी वर्मा ने सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को दूसरा प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर साहब, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? दोस्तों, अनुराग वर्मा जी ने पूछे हुए दूसरे प्रश्न को साक्षात्कार देने वाले सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जवाब देते हुए कहते हैं कि अनुराग जी, मुझे हिंदी भाषा का प्रेम मध्य प्रदेश अर्थात एमपी से उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी तक खींच के लेकर आया है। और हाँ, दूसरा कारण, जब मैं पढ़ता था उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में जब मैंने इंटर की परीक्षा मतलब पदवी लेने के पूर्व जो परीक्षा दी जाती थी, वह उत्तीर्ण होने के बाद उच्च शिक्षा हेतु मतलब उच्च शिक्षा के उद्देश्य से प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। इतना ही नहीं, तो इसी विश्वविद्यालय में एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट अर्थात स्नातकोत्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अनुराग वर्मा जी ने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में मतलब भूतकाल में खो गए थे। यह देखकर अनुराग वर्मा जी डॉक्टर साहब को तीसरा प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से, तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 12 पर जो तीसरा सवाल पूछा है वह इस प्रकार। प्रश्न: डॉक्टर साहब प्राय इस लाइन से लेकर तो भाग लिया करता था, यहाँ तक के पंक्तियों का पहले मुखर वाचन करते हैं, वह इस प्रकार। प्रश्न, अब यहाँ पर अनुराग वर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, वह इस प्रकार। प्रश्न: डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अब यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी उत्तर दे रहे हैं दोस्तों, वह इस प्रकार। उत्तर: अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है।
सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार: लौकिक प्रेम मतलब सांसारिक प्रेम, पारलौकिक प्रेम मतलब परलोक संबंधी प्रेम या परिवार छोड़कर प्रेम, प्राकृतिक मतलब नैसर्गिक, प्रवृत्ति मतलब चित्त का किसी और लगाव, विवाह मतलब शादी, गृहस्थ जीवन मतलब शादी होने के बाद पत्नी बाल बच्चों के साथ जीवन जीना, सात्विकता मतलब सत्वगुण या अच्छे गुण, नैतिकता मतलब नीति। कबीर, दोस्तों कबीर एक संत पुरुष है, एक संत साहित्यकार भी है, महान पुरुष है कबीरदास जी। प्रेषित मतलब मिला, शौक मतलब रुचि, उत्सव मतलब त्योहार। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब तीसरा जो प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न डॉक्टर साहब प्राय, ये लाइन से लेकर तो भाग लिया करता था, ए लाइन तक का सरल अर्थ स्पष्टीकरण इस प्रकार: प्रस्तुत पंक्तियों में साक्षात्कारकर्ता अनुराग वर्मा ने सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को तीसरा प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों और लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम मतलब सांसारिक प्रेम जो है, पारलौकिक मतलब परिवार छोड़कर परलोक संबंधी प्रेम में बदल गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है डॉक्टर साहब? दोस्तों, अनुराग वर्मा जी ने पूछे हुए तीसरे प्रश्न को साक्षात्कार देने वाले सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं: अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक मतलब नैसर्गिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया, अर्थात शादी हो गई और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। मतलब शादी के बाद मैं पत्नी के साथ गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया मैंने, इसलिए मुझे अब सात्विकता मतलब सत्वगुण, अच्छे गुण और नैतिकता मतलब नीति से प्रेम हो गया। उसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा। एक बात जरूर कहना चाहूँगा अनुराग जी, मैंने भले ही कबीर का रहस्यवाद लिखा, लेकिन मेरे जीवन के कुछ अनुभव जो है वे कविता के माध्यम से ही प्रेषित हुए, मतलब मिले हैं। और अनुराग जी, मुझे बचपन से ही अभिनय का बड़ा शौक था, अर्थात रुचि थी, छंद था। इसीलिए जब भी गांव में उत्सव मतलब त्योहार होते थे तो उस अवसर पर, उस मौके पर मैं नाटकों में जरूर भाग लेता था, हिस्सा लेता था। अनुराग जी ने साक्षात्कारकर्ता को आगे बढ़ाते हुए चौथा और आखिरी प्रश्न डॉक्टर साहब को पूछते हैं। तो दोस्तों, यह था सरल अर्थ स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 12 पर जो चौथा सवाल पूछा है वह इस प्रकार। सबसे पहले हम मुखर वाचन में
प्रश्न, डॉक्टर साहब देश, प्रश्न डॉक्टर साहब देश, ये लाइन से लेकर तो विदा किया इस लाइन तक का पहले मुखरवाचन करते हैं, वह इस प्रकार। यहां पर दोस्तों अनुराग वर्मा जी प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न, डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अब दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी उत्तर दे रहे हैं। उत्तर, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में ही विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो दोस्तों यह था मुखरवाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। राजनीति मतलब पॉलिटिक्स या फिर राजकारण। राय मतलब विचार। स्थिरता मतलब दृढ़ता या टिकाव। अभाव मतलब कमी। परिचय मतलब जान पहचान। रुचि न होना मतलब इच्छा न होना। साहित्य मतलब वाङ्मय या लिटरेचर या समाज का हित जिसमें है उसे साहित्य कहते हैं दोस्तों। चिंतन मतलब ध्यान। विश्वास मतलब विचार। कुशल अभिभावक मतलब अच्छा आश्रय देने वाला। भांति मतलब तरह या के समान। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में साक्षात्कारकर्ता अनुराग वर्मा जी ने सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को चौथा प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है, अर्थात विचार है। दोस्तों अनुराग वर्मा जी ने पूछे हुए चौथे प्रश्न को साक्षात्कार देने वाले सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जवाब देते हैं। उत्तर देते हुए कहते हैं, अनुराग जी मुझे राजनीति में बिल्कुल रुचि नहीं है। मुझे राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा। और हाँ अनुराग जी, आज की राजनीति में स्थिरता मतलब दृढ़ता या टिकाव का अभाव है, मतलब कमी है, इसलिए राजनीति से मतलब राजकारण पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहा। अनुराग जी मैं भले ही राजकारण राजनीति से दूर हूँ, लेकिन चाचा नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी और मोरारजी भाई इनसे मिल चुका हूँ और इनसे मेरा अच्छा परिचय भी है, जान पहचान भी है, परंतु मैंने राजनीति अर्थात राजकारण से खुद को स्वयं को हमेशा दूर रखा। मुझे राजनीति में राजकारण में कोई रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। इतना कहते हुए समय के पाबंद अनुशासन प्रिय सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने घड़ी देखकर बोलते हैं, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे दूसरे कार्य से जाना है क्योंकि मैंने उस कार्य के लिए समय दिया है, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। ऐसे कहते हुए
डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने साक्षात्कार लेने के लिए आए हुए साक्षात्कारकर्ता अनुराग वर्मा जी को एक कुशल अभिभावक मतलब अच्छे आश्रय देने वाले की भांति अर्थात अच्छे आश्रय देने वाले की तरह विदा किया। तो दोस्तों यह था सरल अर्थ। दोस्तों यहाँ पर यह जो मधुबन पाठ है वह संपन्न होता है जो अनुराग वर्मा जी द्वारा लिखित था। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी छात्रों को यह पाठ पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। यदि अच्छे ढंग से और भी समझना है तो इस पाठ के वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को अपने नोटबुक में लेखन कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जाते जाते मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।